हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 2 की। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं एंड केमिकल चेंजेस क्या हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप पहले जाके उस वीडियो को देखें। एंड आज हम जो बात करेंगे वो है केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को लिखने का एक तरीका होता है। मतलब हमने कोई रिएक्शंस लिखनी है अगर, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिससे हम किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन, easiest and shortest way to represent a chemical equation in word equation। यहाँ पे word equation का मतलब क्या है? जैसे मैं कोई रिएक्शन बता रहा हूँ, समझ लो कि when magnesium ribbon, मैग्नीशियम एक मेटल होता है, उसका रिबन होता है। when magnesium ribbon burns in air it gives magnesium oxide। एयर यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। so when magnesium ribbon burns in the oxygen it gives magnesium oxide। इसका मतलब है कि जब मैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न करता हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये तो होगी इक्वेशन, केमिकल पूरी मैंने आपको बता दी कि ये रिएक्शन है, उसको मैंने एक वर्ड इक्वेशन में बता दिया। तो हम इतनी बड़ी इक्वेशन नहीं लिखते। ये इस इक्वेशन को याद रखने का तरीका हो सकता है कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न होता है ऑक्सीजन में और मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देता है। बट इसको लिखने का एक तरीका है, वो ये है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा मैंने, उसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ मैं? ऑक्सीजन के साथ, और क्या मिल रहा है मुझे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये उसको लिखने का तरीका है जिसमें ये दोनों रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, वो होता है जो हमारे पास इनिशियल सब्सटेंस होते हैं। इनिशियल सब्सटेंस जो होते हैं उसको मैं कहता हूँ रिएक्टेंट्स, और आफ्टर रिएक्शन जो मुझे सब्सटेंस मिलते हैं उसको मैं कहता हूँ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड और जो रिएक्टेंट है वो है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। बट हम इन इक्वेशंस को और भी आगे इससे अच्छे वे में लिख सकते हैं, इससे बेटर वे में। वो क्या है? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल। मतलब केमिकल इक्वेशन को हम और भी अंडरस्टैंडिंग और भी यूजफुल बना सकते हैं if we use chemical formula instead of word equation। मतलब अगर हम word equation ना लिख के उनके chemical formulas लिखें। मैंने बताया था कि हर एक एलिमेंट का एक सिंबल होता है, हर एक एलिमेंट का एक सिंबल है। जैसे हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, ऑक्सीजन का O है। ये उनके एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं, ताकि हम उसको बहुत लंबा ना लिखें, एक छोटे से वे में लिख के उसको रिप्रेजेंट कर दें। तो हम उसी तरीके को यूज़ करेंगे यहाँ पे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ सिंबल यूज़ किया है मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ पे O2 है। अब पहले जो मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे कहीं पे नहीं लिख रखा कि ऑक्सीजन के ऐसे 2 एटम्स यूज़ हो रहे हैं। तो फिर ये चीज़ें लिखने का मतलब सिर्फ इसको याद करना है या किसी को सिंपल वे में बता देना है। बट जब हमें उसको रिप्रेजेंट करना है पेपर पे तो उसको पूरा लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम with 2 ऑक्सीजन एटम्स गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको ये लिखने का यही तरीका यूज़ करना है। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। क्या था कि हम कभी भी फिजिक्स में या साइंस में कभी भी किसी भी लॉ को वायलेट नहीं कर सकते। साइंस के कुछ लॉज हैं जिनकी वायलेशन प्रोहिबिटेड है साइंस में। मतलब अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ को लॉ को तोड़ते हैं तो वो चीज़ साइंस में एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो इन इक्वेशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता अगर वो बैलेंस ना हो। बैलेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? मैंने अभी आपको एक इक्वेशन लिख के जो दी थी वो थी मैग्नीशियम react with O2 मतलब ऑक्सीजन gives MgO तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ नोटिस करनी है कि देखो यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनाया, बट यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और प्रोडक्ट में यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है। तो ये तो वायलेशन होगी किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, कि यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा मास है, मेरे पास 2 ऑक्सीजन पड़े हैं और एक मैग्नीशियम, जब रिएक्ट होके मेरे पास प्रोडक्ट आया उसमें एक एक एटम रह गया, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करूँगा मैं? दोनों साइड पे इक्वल मास बना के। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो ये है, मैग्नीशियम 2 प्लस O2 गिव्स 2 MgO। तो अब क्या है, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम के एटम हैं, 2 ऑक्सीजन के, और यहाँ पे दोनों के 2 एटम्स हैं। अब इसको मैंने 2 को बाहर मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, उसके स्टेप्स हैं कुछ, तो हम इसी की बात करेंगे कि एक रिएक्शन लेते हैं जिससे हम स्टेप वाइज सीखेंगे कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है।
अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं एक रिएक्शन लूँगा, उसको स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे बैलेंस। तो सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन है मेरे पास, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स Fe3 एंड O4 प्लस H2। ये मेरे पास रिएक्टेंट है और ये मेरे पास प्रोडक्ट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कितने एटम मेरे पास रिएक्टेंट में पड़े हैं और कितने एटम मेरे पास प्रोडक्ट में पड़े हैं। हर एक अलग अलग एटम के चेक करने हैं। जैसे आयरन के अलग चेक करेंगे, ऑक्सीजन के अलग। जैसे हमें टेबल बनाना है, क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिख लेना है रिएक्टेंट और आगे लिख लेना है प्रोडक्ट्स। क्या करना है, मुझे चेक करना है कि रिएक्टेंट में कितने एटम है और प्रोडक्ट में कितने एटम है। सबसे पहले मैं देखता हूँ आयरन के लिए। आयरन के कितने एटम है मेरे पास, रिएक्टेंट में एक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं लग रखा तो यहाँ पे एक एटम है। आयरन के कितने हैं मेरे पास, प्रोडक्ट में 1 2 3 3 एटम्स है मेरे पास प्रोडक्ट में आयरन के। अब रिएक्टेंट में मेरे पास हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के हैं 2, प्रोडक्ट में भी 2 हैं, तो ये तो इक्वल ही है दोनों में, ठीक है। इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मेरे पास रिएक्टेंट हैं 1 और प्रोडक्ट में है मेरे पास 4। तो यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन रह गए हैं जो दोनों साइड पे इक्वल नहीं है, हाइड्रोजन दोनों साइड इक्वल है। तो मुझे अब इसको इक्वल करना है, ऑक्सीजन को और आयरन को। तो इसके लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपने देखना है कौन सा एटम है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है। कौन से एटम के सबसे ज़्यादा नंबर हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो हम सबसे पहले बैलेंस उसी एटम को करेंगे जिसके सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं, तो वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को कैसे हम करेंगे, हमारे पास किस साइड ज़्यादा पड़े हैं, हमारे पास प्रोडक्ट में ज़्यादा पड़े हैं, तो हम इसको नहीं कम करेंगे, हम रिएक्टेंट में आगे यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने वो चीज़ करनी है वो है इन सबको सर्कल कर लो। जैसे आयरन को भी, वाटर, यहाँ पे प्रोडक्ट में फेरिक ऑक्साइड को भी और हाइड्रोजन को भी, इन सबको मैं सर्कल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नंबर इन सर्कल्स के अंदर नहीं लाने। ये नंबर इनके बाहर लिखे जा सकते हैं, जैसे इस प्लेस पे यहाँ पे नंबर ऐड किए जा सकते हैं, मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है बट रिएक्टेंट में कम है, तो मैं क्या करूँगा, रिएक्टेंट में मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा ऑक्सीजन को, ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। तो यहाँ से मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास 4 मल्टीप्लाई हो गया, 4H2O हो गया। पर इसके साथ एक और चीज़ हुई, ये नंबर जो है ना, ये पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब इट इज़ मल्टीप्लाइंग विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ। तो हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए यहाँ पे, 4H2। 4H2 का मतलब H2 के 4 मॉलिक्यूल्स, H2 के 4, H2 मतलब हर 4 H2 हो गए तो कितने हो गए, 8 हो गए टोटल हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे तो 2 है। अब इस साइड पे भी इक्वल करने पड़ेंगे, तो मैं इस साइड पे इक्वल करने के लिए क्या करूँगा, H2 है तो मैं इस साइड पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस साइड पे, किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे एक और 4 आ गया, ये दोनों भी इक्वल हो गए, यहाँ पे भी 8 आ गया। अब कौन रह गया अकेला, आयरन। आयरन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों साइड पे नंबर बराबर हो जाएंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब आपको दिख रहा होगा कौन कौन सा नंबर मैंने यहाँ पे ऐड किया है, मतलब नंबर वो है 3 4 एंड यहाँ पे भी 4 है। तो मेरे पास फाइनल रिएक्शन बन के आ गई 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 Fe3O4 प्लस 4H2O। तो ये मेरे पास एक बैलेंस इक्वेशन आ गई। मतलब क्या करना है, मुझे सबसे पहले देखना है कौन सा एटम है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर्स प्रेजेंट हैं, उसको बैलेंस करना है। उसके बैलेंस करने से कौन कौन से और एटम जो हैं उनके नंबर्स चेंज हुए हैं, फिर वो स्टेबल करो। तो ऐसे करते करते आपकी पूरी इक्वेशन अपने आप ही बैलेंस होने लग जाएगी और आपको एक फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगी। अगर हम इसको बैलेंस नहीं करते, मैं इसको बैलेंस ना करता, ऐसा ही रहने देता, तो ये एक स्केलेटल इक्वेशन होती है। ये भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कहीं बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ जाए, बट आपको आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे 3-4 इक्वेशंस की तो आपको बहुत ईजी लगेंगे, ये बैलेंस करनी ज़्यादा टफ नहीं है। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों, कि जो पहले 4 चैप्टर्स हैं ना, उनमें इक्वेशंस बार बार सेम ही रिपीट होंगी, तो वो जब आप बार बार रिपीट करते रहोगे तो वो अपने आप ही आपको याद होने लग जाएंगे, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, कि कितने टाइप की रिएक्शन इस चैप्टर में हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो टोटल 7 टाइप्स हैं हमारे पास, 7 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। आपको ये नंबर हमेशा याद रखना है कि 7 टाइप्स हैं। ये 7 टाइप्स क्यों, अगर आपके
दिमाग से कभी भी कोई रिएक्शन भूल जाती है कि कौन सी रिएक्शन है, तो अगर आपको वो इतना पता है ना कितनी टाइप्स हैं, तो आपको आधी हेल्प तो इसी से हो जाएगी कि आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ मैंने 6 मुझे याद है, मुझे एक कोई भूल रही है, या मुझे 5 याद है, मुझे 2 भूल रही है। तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि पता है मुझे कि कुछ रहता है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो 7 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो हैं कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और एक और रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली 2 तरह के रिएक्शंस हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन हम इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं कि ये रिएक्शंस हैं क्या। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जब मेरे पास 2 रिएक्टेंट हैं या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं और वो आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें, मतलब व्हेन मोर देन 1 रिएक्टेंट कंबाइंड टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब 2 प्रोडक्ट या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलें और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। इसमें एक रिएक्टेंट होता है और वो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे देता है। यहाँ पे मैं ABC सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम इनकी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, बट अभी के लिए इसको ऐसे ही दिमाग में रखो कि कॉम्बिनेशन मतलब 2 रिएक्टेंट जुड़ के या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक ही सिंगल प्रोडक्ट दे दें। डीकॉम्पोजिशन में एक ही प्रोडक्ट था, एक ही रिएक्टेंट था, टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट दे दिए। एक रिएक्टेंट ने टूट के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे दिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो लग गया होगा पता आपको, डिस्प्लेस होगी कोई ना कोई चीज़। यहाँ पे मान लो मेरे पास रिएक्टेंट है AB + C और क्या हुआ A + BC, मतलब जो B था वो C के पास चला गया, डिस्प्लेस हो गया अपने प्लेस से। इसके आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होगा? डिस्प्लेसमेंट में एक एटम बदल रहा था अपनी जगह, यहाँ पे 2 एटम्स अपनी जगह बदलेंगे। क्या होगा? AB + CD है और मेरे पास बन जाएगा AC + BD, मतलब B इसके पास चला गया और C A के पास चला गया, तो इन्होंने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली, एक्सचेंज हो गए यहाँ पे। ये होगी मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो मेरे पास वो टेम्परेचर के रिलेटेड हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट रिलीज़ हो, मतलब मेरे पास जो रिएक्शन है इसमें हीट रिलीज़ होगी। अगर कोई रिएक्टेंट है, अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट है A + B और मेरे पास कोई प्रोडक्ट बन जाए, इसमें मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, इसमें 1 से ज़्यादा भी हो। क्या हो सकता है? एक ही रिएक्शन में 2 से 3 डिफरेंट चेंजेस भी हो सकते हैं। एक ही रिएक्शन में इससे ज़्यादा टाइप्स भी हो सकते हैं कि एक ही रिएक्शन हो, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो, उसमें कॉम्बिनेशन भी हो, उसमें हीट भी रिलीज़ हो जाए। तो एक ही रिएक्शन में 1 से ज़्यादा चेंजेस दिख सकते हैं आपको। इसमें क्या हुआ? A + B मिलके मुझे एक प्रोडक्ट दे रहे हैं C + हीट, मतलब यहाँ पे मेरे पास रिएक्शन में एंड में हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इसको मैं कहूँगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट रिलीज हुई, वो किसी में भी हो सकती है इनमें से, तो मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एंडोथर्मिक क्या होगी? जिसमें हीट रिएक्टेंट में आई हो, मतलब इसने हीट को अब्जॉर्ब कर लिया हो और मुझे एक प्रोडक्ट दे दिया हो, और वो प्रोडक्ट आने के बाद मुझे ऐसा लगे कि उसकी सराउंडिंग्स ठंडी हो गई है, मतलब टेम्परेचर उसके सराउंडिंग का फॉल हो गया। अगर आपने फर्स्ट इसका एपिसोड देख रखा है तो आपको पता होगा कि मैं उसमें भी इसी रिएक्शन की बात की थी जब मैंने टेम्परेचर के बारे में समझाया था। अब रह गई है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है जिसमें एक रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन है, एक रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब एक ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें एक रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन हो बट दूसरे के पास ना हो, बट आफ्टर रिएक्शन क्या हो? वो ऑक्सीजन अपनी जगह बदल ले, वो ऑक्सीजन अपनी जगह बदल के दूसरे के पास चले जाए। तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन ने अपनी जगह बदली। इस रिएक्शन को मैं रिडॉक्स रिएक्शन कहता हूँ। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ। कैसे कि O किसके पास गया है? A के पास, तो A क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज होने का मतलब कि ऑक्सीजन उसके पास आ गया है। अब B से ऑक्सीजन चला गया है तो B रिड्यूस हो गया है, इसकी रिडक्शन हो गई है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन जो है वो डिस्प्लेस होकर किसी और के पास चला गया है। इसको मैं कहता हूँ रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम बात करेंगे डिफरेंट रिएक्शंस की, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपको एग्जांपल दूंगा सबकी, तो देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन है ये। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको एग्जांपल देता हूँ। जब कैल्शियम ऑक्साइड
रिएक्ट करे वाटर के साथ। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ। आपको ये रिएक्शंस याद रखनी है। क्या होगा? मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या है? मेरे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्ट करके सिंगल एक प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये मेरे पास हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड थी मेरे पास डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? मेरे पास एक रिएक्टेंट होगा, बट वो एक रिएक्टेंट क्या होगा? वो टूट के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देगा। में क्या होगा? मेरे पास एक रिएक्टेंट है 2FeSO4 और मेरे पास इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है तो ऑब्वियस है कि रिएक्टेंट टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसमें जो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो मेरे पास 1 2 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट से। आगे मेरे पास रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मेरे पास दो अलग अलग यहाँ पे रिएक्टेंट हैं। मान लेता हूँ मेरे पास एक आयरन है और एक कॉपर सल्फेट है। ये भी रिएक्शन आपको पहले मैंने बता रखी है। इसमें क्या होगा? जो SO4 है वो डिस्प्लेस होके आयरन के पास आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। ये होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे SO4 डिस्प्लेस हुआ है और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक जगह से हुई है, इसलिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अलावा होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में एक से ज़्यादा जगह पे, दो जगह पे जहाँ पे बात, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एटम की डिस्प्लेसमेंट होती है दो डिफरेंट जगह से। एग्जांपल के लिए मैं आपको सबसे इजी रिएक्शन दे रहा हूँ, वो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे कॉमन सॉल्ट जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं और वाटर। तो ये रिएक्शन बहुत इजी है, आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ और क्या प्रोडक्ट बनता है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। बहुत इजी रिएक्शन है। इसके बाद आपको इसमें दिख रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो जगह से हो रही है। यहाँ से HCl टूट के गया, यहाँ से OH चला गया, दोनों में से एक एक एटम जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, तो ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज की जो रिएक्शन मैंने आपको बताई थी वो थी जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो साथ में हीट जो है वो प्रोडक्ट में रिलीज होती है। इसके बाद थी मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या था? जब हीट अब्जॉर्ब हो जाती है। बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये रिएक्शंस याद हैं जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में करवाई थी, पिछले एपिसोड में। तो उसमें क्या था? जब तो इस रिएक्शन में हीट कहाँ पे आती है? इस रिएक्शन में हीट रिएक्टेंट्स में आती है, क्योंकि वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो हीट जो है वो रिएक्टेंट में अब्जॉर्ब हो जाती है, तो प्रोडक्ट में हीट नहीं आएगी, और एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट में हीट आएगी। अब लास्ट रिएक्शन बची है रिडॉक्स रिएक्शन, उसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है Cu प्लस H2, CuO प्लस H2। ये रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है आपके पास, CuO प्लस H2। क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन की डिस्प्लेसमेंट होनी है, मैंने आपको बताया। तो लास्ट रिएक्शन जो है वो है CuO प्लस H2। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की जगह चेंज होगी, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन ऑब्वियसली ऑक्सीजन के लिए है, ठीक है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन जगह चेंज करके हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीजन जो था वो हाइड्रोजन के पास गया, तो कॉपर क्या हुआ? यहाँ पे रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हुई यहाँ पे, और जो हाइड्रोजन था वो क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये आपकी लास्ट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गई। अब हमने सारी टाइप्स कर ली हैं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल। अब हमने सारी टाइप्स रिएक्शन की कर ली हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड रिडॉक्स रिएक्शन की है। तो ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी एंड कोरिजन के बारे में।
देखो कोरिजन और एसिडिटी तो एक छोटे छोटे टॉपिक लिख रखे हैं जिसमें सिर्फ उनकी मेन बात डेफिनेशन को लेके है। कोरोजन जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पानी में लोहे को रख देते हैं पानी में, और वो लोहा जो है वो बाहर कहीं पे हो जहाँ पे एयर भी हो, तो क्या होता है उस लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। या बहुत देर तक जैसे हम चांदी वगैरह या सोने वगैरह के जो ज्वेलरी वगैरह भी रखते हैं, तो बहुत टाइम बाद उनके ऊपर एक लेयर जमा होने लग जाती है जिसको हमें बाद में जाके ज्वेलर के पास क्लीन भी करवाना पड़ता है। उसमें उसके बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा, एक्वारेजिया कहते हैं उसको, जिससे हमारी ज्वेलरी को साफ़ करते हैं रॉयल वाटर। तो जो ये लेयर जमती है ना किसी भी ऐसे मेटल के ऊपर, उसको हम कहते हैं कोरोजन। मतलब मेटल के ऊपर जमने वाली लेयर को कोरोजन कहा जाता है। तो आप इसके डेफिनेशन को देख सकते हो, मैंने लिख रखी है नीचे। इसके अलावा होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, आपने कभी लेस वगैरह के पैकेट लिए होंगे जिसमें सिर्फ हवा होती है, तो वो क्या होता है एक्चुअली उन्होंने अंदर नाइट्रोजन भर रखी होती है। वो नाइट्रोजन किस लिए भर रखी होती है, क्योंकि जो हमारे पैक्ड फूड होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएं तो वो ऑक्सीडाइज होके ख़राब हो जाते हैं, वो खाने लायक नहीं रहते, उसमें से बहुत गंदा टेस्ट भी आएगा। तो उसी से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया होता है, उस पैकेट के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन गैस भर दी होती है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, वो फूड जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो ये रेंसिडिटी का मतलब उस पैकेट्स में जो नाइट्रोजन गैस भरी है वो उसका पीछे का कोई रीज़न है, हमें नहीं है कि बस पैकेट बड़ा लगे, जैसा कि बहुत बच्चों को लगता है कि ये पैकेट बड़ा करने के लिए हवा भर दी है, बट देयर इज़ अ रीज़न, उसके पीछे भी साइंस है। हर एक रिएक्शन को आपने एक बार ज़रूर लिख के देखना है, उनको बैलेंस करके आपने खुद घर पे देखना है। हम इस चैप्टर के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को लेके। तो आई होप आप ये वीडियो पूरी अच्छे से देखी होगी, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आया हो। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आए, बट अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो, मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दे रखा है, और मुझे टेलीग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।